हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था त्रिज्या के बारे में। हमने वांडरवाल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और एक परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या को अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलते हैं, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते तो क्या प्रभाव पड़ता है, और आवर्त सारणी में बाईं से दाईं चलते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आप ध्यान रखना कि जो परमाणु त्रिज्या होती है ना, उससे हम किसका निर्धारण करते हैं, परमाणु आकार का। अगर हमें किसी परमाणु की त्रिज्या पता है तो हम उस परमाणु के आकार को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित होती है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर और वर्ग आवर्त में बाईं से दाईं चलने पर। ठीक है, तो आप जानते हो कि हमारी आवर्त सारणी है वो कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से हमारी कुछ आवर्त सारणी होती है। इस तरह से आपके कुछ आवर्त सारणी होती है। अभी ये गलत बन रही है पर आप ध्यान रख लेना ना। इस तरह से आवर्त सारणी होती है हमारी। तो इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं ना, ये होते हैं वर्ग। ये क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ये वर्ग, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं जो 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। और अगर हम आवर्त की बात करें, आवर्त ये होते हैं, ऐसे ये वाले ये आवर्त होते हैं। तो आवर्त 7 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। ये आपको फर्स्ट चीज पता होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ओके, तो अब हमें समझना है कि परमाणु त्रिज्या, देखो वर्ग इसे बोलते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं और आवर्त सारणी में बाईं से दाईं चलते हैं। ये वर्ग तो क्या है, ऐसे ऊपर से नीचे चलने पर, ये ऊपर से नीचे चल रहे हैं, और आवर्त सारणी में कैसे बाईं से दाईं चलना अपन को। तो अगर हम ऐसे चलते हैं, हम यहां पर खड़े हो गए, यहां से इधर चलते, तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर। पहले हम पढ़ते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे पर त्रिज्या प्रभाव, त्रिज्या पर प्रभाव है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या पर प्रभाव पड़ता है कि त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, ये हमको डिसाइड करना है ना। ये हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर मैं आपको पहला वर्ग ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में आता है लिथियम, लिथियम के बाद में आता है पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से आता है। ये फर्स्ट वर्ग है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट वर्ग आपके। अगर मैं बात करूं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनका परमाणु क्रमांक की बात करूं, एक हाइड्रोजन में 1 होते हैं, इसके अंदर 3 होते हैं, इसमें 8 जोड़ दो 11, इसमें वापस 8 जोड़ दो 19, इसमें 18 जोड़ो तो 18 जोड़ दो 9, इसके अंदर 37, और इसके अंदर भी 18 जोड़ दो तो 55, और इसके अंदर 32 जोड़ दो 87। ये इनका परमाणु क्रमांक होता है। देखो ध्यान रखना, 7 आवर्त होते हैं ना, 7 आवर्त। तो आपको अगर किसी भी संख्या निकालनी तो 2, 8, 8, 18, 18 और 32 जोड़ते जाने। हाइड्रोजन वाले वो फर्स्ट आवर्त के अंदर 2 जोड़ना है, नीचे वाले में 8, 8 फिर 18, फिर 18 फिर 32, इस तरह से जोड़कर आप ये निकाल सकते हो। पर अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है, हम तो बात कर रहे थे किसकी, परमाणु त्रिज्या की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर ये बात करें मतलब ये परमाणु संख्या भी यही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही है और परमाणु क्रमांक भी यही है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको पता है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इसके अंदर देखो, ये इसका नाभिक और ये इसका एक कक्षक है। एन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर है। इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिखोगे, 2 और 1, मतलब इसके अंदर कितनी कक्षा है, 2 कक्षा है। ये इसका नाभिक, 2 कक्षा बनानी है, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर।
फिर मैं बात करता हूँ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। 2, 8, 1। इसके अंदर कितनी कक्षा देखो, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। n इजिकल टू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n इजिकल टू 2 है, यहाँ पर n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6 और n इजिकल टू 7। ये क्या है, ये सेल है। इनको हम क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। सोडियम की बात करें थे हम, सोडियम के अंदर कितनी कक्षा है, 3 कक्षा है। इधर बना रहा हूं मैं सोडियम का ना, ये नाभिक, एक कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके अंदर बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो और ऐसे बनाते जाने। अब इसके अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर कितने, देखो इसके अंदर पोटेशियम की बात करते हैं तो इसका इसमें कितने कक्षा होंगी, 4, 2, 8, 8 और 1। इस तरह से इससे एक ज्यादा बनेगा। मैं बनाकर बता देता हूं इसका पोटेशियम का ना, ये आपके नाभिक, ये एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा है ना, इस तरह से है। तो अब बाकी के भी हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखो आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे जैसे हम देखो ऊपर से नीचे चल रहे हैं, परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है, त्रिज्या बढ़ती जा रही है। देखो इसके अंदर त्रिज्या इतनी है, इसके अंदर त्रिज्या ये है। त्रिज्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नाभिक और बाध्यम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मध्य दूरी इसमें इतनी है, इसमें देखो इतनी है, इसके अंदर और ज्यादा इतनी दूरी है और इसके अंदर और भी ज्यादा इससे। ये डायग्राम से नहीं बना, बाकी सबसे ज्यादा इसमें इन चारों में से इसकी ज्यादा है, इनमें से इसकी सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे, देखो यहाँ तक इसकी त्रिज्या तो सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोष, कितने कोष है, 7 कोष है। ऊपर से नीचे चल रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। और अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अगर परमाणु त्रिज्या जो बढ़ती है तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। ये मैं बढ़ने के साइन बता रहा हूं, बढ़ना ना, तो आकार भी क्या करेगा, परमाणु आकार भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, आया समझ में आपको। वही देखो ऊपर से नीचे चल रहे हैं, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, n इक्वल टू 1, 2, 3। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अंतिम को मतलब लास्ट वाले कोष के अंदर होगा। तो यहां से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, तो हमें पता चल गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ओके, अब इस प्रभाव को हम इसको एक नाम देते हैं, हम इसको एक नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जो हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है, वो बढ़ता है। इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव कहते हैं इसे, शील्डिंग इफेक्ट। ये इसका नाम है, परिरक्षण प्रभाव का। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ये किसके कारण होता है, ये परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। इसका परिरक्षण प्रभाव का एक और नाम है आवरणी प्रभाव, आवरणी प्रभाव। देखो मैं इसको आपको एक और बार और सही समझाता हूं। देखो हम ले रहे हैं, एक बात करेंगे लिथियम, एक सोडियम, पोटेशियम, इनकी हम बात करेंगे। 3 तत्व ले रहे हैं, इनकी बात करते हैं। लिथियम का क्या होता है, 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 1। मानो इसको, ये इसका नाभिक, ये इसके अंदर ये 2 कक्षा बनानी है ना। तो यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस फर्स्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी जो दूसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम बात करते हैं सोडियम की। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक में 11 पर होता है, तो हम लिखते हैं 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 बना लो इसका डायग्राम भी। देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार इसकी बनाते हैं पोटेशियम की भी। ये आपके पोटेशियम का 19 नंबर पर आता है ना, 19 नंबर पर आता है। तो देखो मैं 12 वाला इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये नाभिक यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, हमको पता है। अब देखो इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को देखो।
ये फर्स्ट कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखो नाभिक क्या करता है, जो ये नाभिक है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है और नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है। भाई नाभिक के अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जिन पर धनावेश होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन क्या है जिन पर ऋणावेश होता है। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो ये इनको आकर्षित करता है। ठीक, इसलिए परमाणु का आकार क्या होता है, होना चाहिए छोटा होना चाहिए। भाई इसको आकर्षित करा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, तो यहाँ पर आना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आप देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में देखो, ये इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, के मध्य प्रतिकर्षण होता है, ये आपने पढ़ रखा है। क्या होता है, इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होगा, ये दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि देखो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा तो ये थोड़ी डिस्टेंस बढ़ेगी और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी। मतलब कि देखो ये वाला, ये जो वाली सेल है ना, ये क्या कर रही है, एक शील्ड का निर्माण कर रही है, शील्ड का निर्माण कर रही है, जो क्या कर रही है, इस नाभिक के आकर्षण को इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोक रही है। एक शील्ड बना ली इसने अपने चारों, इस नाभिक के चारों, देखो ये नाभिक इसके चारों एक शील्ड बना रखी है, जो क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन तक इसका आकर्षण पहुंचने से रोक रही है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के अंदर भी देखो सेम है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी आकर्षित करा है नाभिक, ये इसको भी आकर्षित करा और ये इस वाले को भी आकर्षित करा, इन तीनों को आकर्षित करा, कौन, ये नाभिक। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण, इस और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में दूरी बढ़ेगी, प्रतिकर्षण हो गया, तू यहाँ पर है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तू ये कहता है तू दूर जा, ये कहता है तू दूर जाते, थोड़ी इनकी दूरी, बीच में दूरी बढ़ जाती है, इनके बीच में क्या होता है, दूरी बढ़ जाती है। तो वापिस अब ये क्या करता है, ये वाली सेल और ये वाली सेल एक किसका निर्माण करती है, शील्ड का निर्माण करती है, जो इसके आकर्षण को इस तक पहुंचने से रोकती, मतलब रोकती तो नहीं है, कम कर देती है, इसके आकर्षण को क्या कर देती है, कम कर देती है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी परीक्षण प्रभाव बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, जिसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। देखो इंग्लिश में सही समझ में आएगा, शील्डिंग, शील्ड बना लेते हैं, ये शील्ड बन रही है, मिटा दिया तो, ये शील्ड बन रही है और ये शील्ड होती है, जो इसके आकर्षण को यहां तक पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो मैं आपको एक बार परिरक्षण प्रभाव की डेफिनेशन लिख देता हूं, तो और ज्यादा आपको लिखने में भी इजी रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है और इनके मध्य आकर्षण होता है, लेकिन ये प्रतिकर्षण होता है तो क्या करता है कि ये इसकी दूरी बढ़ जाती है, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक शील्ड का निर्माण कर रहा है, जो इसके प्रभाव को यहां तक पहुंचने से रोक रहा है। ओके, ठीक है। तो ये परिरक्षण प्रभाव की परिभाषा है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक और बातम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ जाती है और परमाणु का आकार बढ़ जाता है। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। वैसे यहाँ पर आप एको लाइन भी लिख सकते हो कि वर्ग में जो ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। जैसे एक ये लेयर, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन एक और आता है वो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण आकार बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हो, जिससे नाभिक तथा वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त कोष में जुड़ता है और इससे पहले वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण उनकी परमाणु आकार बढ़ जाता है और इसे परिरक्षण प्रभाव कहता है। तो आप ये लिखो, ये एक और मैंने जो दूसरी परिभाषा बोली वो लिखो, सही है दोनों ही। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अब हम पढ़ेंगे आवर्त में बाह्य दाई चलने पर क्या होता है। सेकंड हमें पढ़ना है
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या पर प्रभाव। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का प्रभाव क्या होता है वो हमको अब पढ़ना है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर मैं ले रहा हूं, मैं आपको इसको सीधा समझाता हूं। ये इस तरह से हम बाएं से दाएं चलते हैं। तो देखो लिथियम आता है, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से आते हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर मैं कोष की बात करूं, कोष कि ये कौन से कोष में है, तो सब की बात करूं तो सब n=2 कोष में, n=2 कोष में है। भाई और सारणी देखी होगी, जिसके पहले कोष के अंदर तो हाइड्रोजन, हीलियम आते हैं और दूसरे कोष के अंदर लिथियम से लेकर नियोन तक आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आधुनिक आवर्त सारणी की मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कितने कोष होते हैं, कौन से कोष में कितने तत्व होते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है। ओके, यहाँ पर n=2 है। अगर आपको ये भी पता नहीं चल रहा n=2 है तो देखो ये 3 नंबर पर आता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, इसकी बात करूं तो 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6 और 2 और 7। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ा जाता है। मतलब देखो सेल की अगर बात करें तो इनके अंदर कितने सेल है, 2 सेल है, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, केवल 2 सेल है। मतलब इनमें सेल का मतलब होता है कि इनके अंदर कक्षा कितनी है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, केवल 2 है। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं लिथियम की, ये प्लस है और 2 सेल है ना, मतलब ये 1 और ये 2, ये 2 सेल है ना। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यही बात है। तो देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं, बातम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इनको भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इनको भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। अब यहाँ पर बताओ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन भी कितने, 3 प्रोटॉन है। मतलब यहाँ पर 3 प्रोटॉन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। इसकी बात करते हैं, इसकी देखो देखो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है भाई, इसके नाभिक के अंदर 4 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है। और ये 4 प्रोटॉन मिलकर क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। 4 प्रोटॉन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। तो भैया प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यहाँ पर कितने प्रोटॉन थे, यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे जो 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे। यहाँ पर 4 प्रोटॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। इनमें बात करो, देखो अगर मैं इनकी भी बात करूं तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले नाभिक में बात करते हैं, कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन। और ये 5 प्रोटॉन मिलकर 1 मतलब नाभिक जो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और बातम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो देखो ये हो गया आपके प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, ये मिलकर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। अगर कार्बन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने, 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में होगा, बढ़ते जा रहा है। तो देखो यहाँ पर तो 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो इसके मध्य क्या हो रहा है, आकर्षण तो हो रहा है, आकार छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। 4 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, तो ये तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो बहुत जल्दी आकर्षित कर लेंगे। अब इसको छोड़कर इसमें देखो, इसके अंदर 5 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं और इसके अंदर तो 6 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर चलेंगे नाइट्रोजन की, तो 7 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। ऑक्सीजन में बात करेंगे तो 8 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे और फ्लोरीन की बात करेंगे तो 9 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। फ्लोरीन का मैं और बनाकर बता देता हूं। फिर देखो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 प्रोटॉन होंगे, ये 9 प्रोटॉन है। और बाद में कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा।
तो 9 एक प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ में। तो 9 लोग मिलकर एक व्यक्ति को खींच रहे हैं तो आराम से खींच लेंगे। तो इसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। फिर इसका आकार छोटा होता है, मतलब देखो अगर हम बात करें ना तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। इस सीरीज में अगर हम देखें ना, मैं तो लगभग सभी आकार बराबर बना रखे हैं, लेकिन अगर हम इस सीरीज में देखें ना तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, उसके बाद में इसका बड़ा होगा, फिर इसका आकार बड़ा होगा, फिर इसका आकार बड़ा होगा, और सबसे छोटा होगा एक और फ्लोरीन होगा। क्यों होगा वो आपको रीजन समझ में आ गया कि वहां पर 9 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 9 जने मिलकर एक आदमी को खींचने आराम से खींच लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 8 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो आराम से खींच लेंगे, है ना। तो ये रीजन होता है कि अब 22 से चल रहा है तो क्या होता है, आकार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैंने यहाँ पर देखो लगभग ये डायग्राम एक जैसा बना रखा है, पर ऐसा नहीं है। ये बड़ा होता है, ये छोटा, ये इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, सब इसे क्रम छोटा होता जाता है। तो अगर आपको ये सीरीज दे दे और आपसे पूछे कि परमाणु क्रमांक का आकार मतलब लिखिए, सबसे बड़ा कौन सा इनका आकार है, आकार इनमें किसका बड़ा है, ये पूछ ले। इन तत्वों में परमाणु क्रमांक लिखिए, परमाणु आकार लिखिए, सॉरी। तो देखो लिथियम सबसे बड़ा होगा, फिर बेरिलियम सबसे बड़ा होगा, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, और फिर फ्लोरीन। ये आकार का क्रम है, मतलब लिथियम का आकार सबसे बड़ा होगा। रीजन पता चल गया ना, क्योंकि इसमें तो 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, तो हो सकता है कि ये कम खींचेंगे तो है, लेकिन इनकी तुलना में क्या करेंगे, कम खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसलिए क्या होगा, इनका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। तो और सारणी में आपने एक बात सीख ली कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है। और परमाणु का आकार कम हो रहा मतलब त्रिज्या कम हो रही है, त्रिज्या कम होती है। अगर त्रिज्या कम हो रही है तो आकार का क्रम ही होगा। तो कई बार हमको ये ऐसे दे देते हैं और पूछते हैं कि इनका क्रम बताइए कि किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार सबसे छोटा है। ओके। और अब इस प्रभाव को होने के बाद में हम इस प्रभाव को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। मैं लिख देता हूं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यहाँ पर जो मैं प्रोटॉन बोल रहा था ना, वो प्रोटॉन को चेंज करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश में, कि यहाँ पर नाभिकीय आवेश ज्यादा, यहाँ पर नाभिकीय आवेश कम है, यहाँ पर नाभिकीय आवेश ज्यादा है, यहाँ पर नाभिकीय आवेश और ज्यादा है, नाभिकीय आवेश और ज्यादा है। तो ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ता है तो क्या होती है, आकार छोटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आवर्त सारणी में वर्ग ऊपर से नीचे चलते तो परमाणु का आकार बढ़ता है परिरक्षण प्रभाव के कारण, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार कम होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। क्योंकि इधर देखो नाभिकीय आवेश कितना बढ़ते जा रहा है, इधर 4 प्रोटॉन, इधर 5, 6, 9 प्रोटॉन। ठीक है, तो ये तो आ गया, आपको हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। तो अगर डायरेक्ट सवाल आए कि आवर्त सारणी में त्रिज्या को समझाओ, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है। आपको लिखना है किसके कारण बढ़ता है, परीक्षण प्रभाव के कारण। और बाएं से दाएं चलने पर आकार कम होता है परमाणु त्रिज्या का, किसके कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। तो ये तो थे 2 नियम, 2 प्रभाव जो हमने पढ़ लिया, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परीक्षण प्रभाव। अब हमको पढ़ना है, अब आपको मैं कुछ सवाल बताता हूँ जैसे, उसके बाद में हम कुछ एक्सेप्शन करेंगे। अब देखो इसमें हम अपवाद से स्टार्ट करते हैं कि क्या अपवाद है ना। अपवाद मेन यही होता है, क्योंकि सवाल जो आते हैं ना वो यहां से आते हैं अपवाद में से। हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार कम होता है। मैं ले रहा हूं, देखो पहला आवर्त ले रहा हूं। पहला आवर्त मतलब पहला आवर्त में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ये आपको पता है। दूसरा आवर्त में फिर लिथियम से स्टार्ट होकर लास्ट कहां पर जाता है, नियोन तक जाता है। अब मैं इससे पूछूं इसका परमाणु आकार का क्रम बताइए, किसका आकार बड़ा है। इसमें आपसे पूछूं किसका आकार बड़ा है, तो जो हमने पढ़ा था इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आपको पता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि इसका आकार छोटा होना चाहिए था, इसका आकार बड़ा होना चाहिए था। क्रम क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये क्रम होना चाहिए था ना, हाइड्रोजन बड़ा होगा हीलियम से। बट ये आपकी क्या होता है, गलत होता है। ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है।
जो होता है इसका परमाणु आकार बड़ा होता है हीलियम का बड़ा होता है हाइड्रोजन से। हीलियम का आकार बड़ा होता है हाइड्रोजन से। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर पढ़ाया था कि जो हीलियम है ये क्या है, ये आपके अक्रिय गैसें है, उत्कृष्ट गैसें है ना, कुछ भी बोलो, जीरो गैस, शून्य वर्ग की गैसें बोलो। तो अक्रिय गैसें जो होती है ना वो सहसंयोजक बंध नहीं बनाती, ये हमेशा वांडरवाल बंध बनाती है, सॉरी वांडरवाल त्रिज्या बनाती है, वांडरवाल त्रिज्या। ये क्या बनाती है? वांडरवाल त्रिज्या। और जो आपका हाइड्रोजन है ये आपके क्या बनाता है? सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या बनाता है। हाइड्रोजन सहसंयोजक त्रिज्या बनाता है और अक्रिय गैसें वांडरवाल त्रिज्या बनाती है। रीजन क्या है? क्योंकि अक्रिय गैसें ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करती है ना, जबकि हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर बंध बनाता है, जिसे हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो अक्रिय गैसें क्या बनाती है? वांडरवाल त्रिज्या, और जो हाइड्रोजन है वो सहसंयोजक त्रिज्या बनाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो वांडरवाल त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है सहसंयोजक त्रिज्या से, है ना। तो यही रीजन है कि हीलियम बड़ा है किससे? हाइड्रोजन से। इसी प्रकार जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। ये मैंने आपको दे दिया और इससे आपसे पूछे, ऐसा दे दिया क्रम और बोले कि परमाणु आकार का क्रम बताइए कि किसका आकार सबसे बड़ा होगा, है ना। आकार का बढ़ता हुआ क्रम, कुछ भी बोल दो, घटता हुआ क्रम, मतलब आपको तो मेन ये बताना है कि इसके अंदर कि परमाणु का आकार किसका सबसे बड़ा होगा, ये आपको बताना है और क्रम में जमाना है इनको ना। देखो अभी हमने पढ़ा था कि 22 से दाएं जाने पर क्या होता है? आकार कम होता है। तो आकार कम होता है तो मतलब सबसे बड़ा आकार इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये होना चाहिए था, है ना। जो हमने पढ़ा उसके अनुसार तो ये होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, यहां तक तो सही है, यहाँ पर ये गलत हो जाता है, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। और जो हीलियम सॉरी जो नियोन है वो सबसे आगे आती है, नियोन जो है वो सबसे आगे आती है। रीजन वही है, रीजन कोई नया नहीं है कि ये जो नियोन है अक्रिय गैसें है, नियोन अक्रिय गैसें है, ये वांडरवाल त्रिज्या बनाती है, सहसंयोजक त्रिज्या नहीं बनाती, जबकि ये बाकी सब क्या है? ये सहसंयोजक त्रिज्या बनाते हैं। और वांडरवाल त्रिज्या बड़ी होती है किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से। इसलिए जितने भी अक्रिय गैसें होती है ना उनका आकार बड़ा होता है, जितनी भी अक्रिय गैसें होती है उनका आकार बड़ा होता है। ये अपवाद है मेन रूप से कि हमने तो पढ़ा था कि 22 से दाएं चलने पर आकार छोटा होना चाहिए था, लेकिन 22 से दाएं चलने पर तो भैया जो नियोन जो अक्रिय गैस है उनका आकार बड़ा है। रीजन वापस बता रहा हूं, वांडरवाल त्रिज्या बनाती है, वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये अपवाद है। एक अपवाद हम और पढ़ लेते हैं। एक अपवाद हम और पढ़ते हैं, वो है डी ब्लॉक के अंदर। वैसे देखो अपवाद बहुत सारे, आप जब पढ़ोगे ना डी ब्लॉक पढ़ोगे तो डी ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे अपवाद हैं। आप डी ब्लॉक के अंदर मतलब लेंथेनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन भी पढ़ोगे। उसके बाद में आप पी ब्लॉक के अंदर जो अपवाद होते हैं वो भी आप पढ़ोगे। लेकिन अभी मैं डी ब्लॉक आपके बारे में बता देता हूँ क्योंकि डी ब्लॉक का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। डी ब्लॉक की जो पहली श्रेणी है 3D श्रेणी, उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन वो देखो, कौन कौन से तत्व वो देखो। साइंस टीचर वृता कृपलानी मत फे को नी क्यों जलती हो। ये देखो ये क्या होता है? तत्व होते हैं, 10 तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व होते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछे कि इनका मतलब परमाणु आकार लिखिए, परमाणु आकार का क्रम लिखिए कि किसका आकार सबसे बड़ा होगा, किसका आकार सबसे छोटा होगा। हमने पढ़ा था कि 22 से दाएं जाने पर आकार छोटा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा आकार हम इसका बताएंगे और सबसे छोटा आकार हम जिंक का बताएंगे, है ना। ये बताएंगे जो हमने पढ़ा उसके अनुसार, पर वो नहीं होता है, उसके अंदर कुछ चेंज होता है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या पता है, आपको पता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं डायरेक्ट स्टेडियम का एक बार बता देता हूँ क्या होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्केडियम का। इसके बाद में d2 d3 d2 d3 d4 d5 आता है यहाँ पर इस तरह से। तो मैं ये क्या d1 लिख रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d1, इसका d2, इसका d3, एक बार जैसे लिख दो d4 d5, इसका d6 d7 d8 d9 और d10, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पर आपको पता है क्रोमियम और जो कॉपर है इनमें अपवाद होता है, तो यहां पर भी D5 होता है
और यहाँ पर भी क्या होता है, D5 होता है। ये इनका अंदर अपवाद है, ठीक है, जो मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसका जो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्रम क्या होता है ना, कि मतलब इलेक्ट्रॉन आकार कब बढ़ता है कब घटता है। इसका आकार ध्यान रखना, स्केडियम से लेकर स्केडियम, टाइटेनियम और वेलेंडियम तक तो घटता है, जो घटना चाहिए था हमने पढ़ा था। उसके बाद में क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट तक आकार स्थिर रहता है। आकार क्या रहता है, स्थिर रहता है। और उसके बाद में वापिस आकार बढ़ता है, कहां से कहां तक, निकल, कॉपर और जिंक आकार बढ़ता है सर कुछ समझ भी नहीं आया, ये क्या बता दिया आपने। मैंने बताया कि स्केडियम से लेकर वेलेंडियम तक तो आकार कम होता है, फिर क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक आकार स्थिर रहता है, और निकल से लेकर जिंक तक आकार बढ़ता है। निकल से लेकर जिंक तक आकार बढ़ता है। ऐसा कैसे सर कि यहाँ तो कम हो रहा है, फिर यहाँ पर स्थिर हो गया और फिर यहाँ पर वापिस बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि सर ऐसा मतलब इसमें इस प्रकार की अपवाद स्वरूप आ रही है। तो देखो रीजन समझो क्या होता है इनके अंदर। अगर मैं बात करूं स्केडियम, टाइटेनियम, वेलेंडियम की, इनका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। D5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं ना भाई, ये 5 कक्षक लिख दी। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर डी की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, और इसकी बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तक तो कोई नहीं। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो आकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए आकार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो कम हो रहा है। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बताया कि क्रोमियम से लेकर आप कोबाल्ट तक देख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्रो, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके ये छठा इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करें तो 7वां इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन तक थे तब तक कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का मतलब युग्मन करना चालू किया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण, ये मैंने अभी बता दिया। तो जो प्रतिकर्षण होता है ना, तो वो प्रतिकर्षण क्या करता है, प्रतिकर्षण क्या करता है, जो नाभिक में उपस्थित नाभिक है वो प्लस आवेश जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है उसको कम कर देता है। उसको क्या कर देता है, कम कर देते हैं। मतलब नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, देखो नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, बाईसदार चलने पर कुछ भी हो जाए आवेश तो बढ़ता है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या करता है, वो भी बढ़ता है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, मतलब आकर्षण करने का जो आकर्षण करने की प्रवृत्ति वो भी बढ़ती है, और प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति वो भी बढ़ती है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं। लगभग ये दोनों प्रभाव क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब बराबर हो जाते हैं तो आकार में न तो वृद्धि होती है और न ही आकार घटता है। तो आकार क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यहाँ पर तो घटता है, यहाँ पर स्थिर हो जाता है। फिर हम बात करते देखो, फिर वापिस यहाँ पर आकार बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर तो 7 इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। सो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कॉपर में 10 इलेक्ट्रॉन को गलती से लिख दिया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बहुत जबरदस्त होगा, बहुत ज्यादा होगा। इनकी तुलना में भी प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा है तो क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्रम होता है किसका, कि पहले तो घटता है, फिर स्थिर होता है और फिर बढ़ता है। ये डी ब्लॉक के अंदर अपवाद है, जरूर इसके अंदर भी है। इसके नीचे जो 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, उनके अंदर भी अपवाद है। और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड संकुंचन भी होता है, जो भी पढ़ेंगे हम जब अब ब्लॉक पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इसके अंदर ये पहले घटता है, फिर स्थिर होता है, फिर बढ़ता है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था परीक्षण प्रभाव पढ़ा था। हमने परीक्षण प्रभाव पढ़ा था, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है परीक्षण प्रभाव के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है। फिर हमने सेकंड नंबर पर पढ़ा था कि बाह्य सीधा चलने पर परमाणु का आकार कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए उसका आकार कम होता है। फिर हमने क्या पढ़ा थे, अपवाद पढ़े थे कि जो अक्रिय गैसें होती है उनका आकार बड़ा होता है, रीजन है उनकी वान डेर वाल्स त्रिज्या के कारण। फिर हमने डी ब्लॉक के अंदर एक पढ़ा था, जो मैंने आपको ये समझा दिया पूरा, है ना।
डी ब्लॉक, ऐसे अपवाद बहुत सारे हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी, एफ ब्लॉक के अंदर भी है और पी ब्लॉक के अंदर भी है। हम जब इन चैप्टर को पढ़ेंगे तब उनके अंदर और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।